गणेश निकम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर की पेपर 4 के अंतर्गत क्राइमोलॉजी टॉपिक में यूनिट 4 के अंतर्गत वायोलेशन प्रिजन और प्रिजनर ऑफ ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार और बंदगी प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बता दूं कि आज के समय में मानव विभिन्न प्रकार के अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, नक्सलवाद, आतंक सभी प्रकार के से पीड़ित है। वर्तमान समाज परिप्रेक्ष्य में मानव अत्याचार, शोषण सभी प्रकार से पीड़ित है। उनमें से हम इनकी बात करें बंदीगिरी, तो ये तो समझोगे जब बंदीगिरी की बात आती है, जेल की बात आती है, तो वहाँ पे पहले कोई व्यक्ति जेल जाता है तो सोचो वहाँ पे मारपीट या विभिन्न प्रकार आरोप लगते हैं, तो वहाँ पे शोषण होना स्वाभाविक है। तो जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न से पीड़ित होने के साथ साथ हम जब बंदीगिरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अत्याचार, शोषण होना स्वाभाविक है। तो मानव विभिन्न देशों के मानवाधिकार कार्य के लिए यहाँ सबसे बड़ा संगठन के लिए चुनौती है कि किस प्रकार मानव के अधिकारों का संरक्षण किया जाए। हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये इनके बारे में जानते हैं कि मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स कैसे आए और कहाँ से आए, कैसे शुरुआत, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। इनके जानने के पहले बता दूं कि जैसे पहले राजा महाराजाओं का राज चलता था, जब कोई क्राइम करता था तो सीधा उनकी हत्या होती थी। फिर धीरे धीरे स्थिति सुधरी और उनको एक इसमें बंदीगिरी में डाल दिया जाता था। ठीक, फिर उसके बाद धीरे धीरे और स्थिति सुधरी और उन्हें विभिन्न प्रकार के जैसे प्रोबेशन, पेरोल इसके तहत छोड़ने लगे, फिर विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन ये मानवाधिकार है वो धीरे धीरे विकसित हुई। तो विकसित कहाँ से हुई? इनके संबंध में सबसे पहले रूसो ने एक बात कही थी कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु प्रत्येक स्थान पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी मनुष्य स्वतंत्र तो उत्पन्न होता है, लेकिन वो प्रत्येक स्थान में क्या होता है? जंजीरों में जकड़न होता है। इसी से प्रेरित होकर 27 अगस्त 1789 में मानव अधिकार की घोषणा सबसे पहले फ्रांस में हुई। क्योंकि आप सभी को पता है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। वहां सबसे पहले नागरिकों को जो अधिकार मिले थे, तो वहीं पे सबसे पहले मानव अधिकार की घोषणा कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और इसी समय से जब फ्रांस में क्रांति हुई तो राजाओं के अधिकार धीरे धीरे समाप्त होने लगे और नागरिक को अधिकार मिलना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। यानी नागरिक को सत्ता, राजनीतिक सत्ता और अधिकार सब मिलना चालू हो गए, पहले फ्रांस से, फिर धीरे धीरे सभी देशों में ये अधिकार मिलना प्रारंभ। तो यहीं से शुरुआत होता है मानव अधिकार की घोषणा फ्रांस से। उसको आगे रख देते हैं जैसे, फिर उसके बाद अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात, पहले परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी, विभिन्न देश एक दूसरे पर आक्रमण किए। तो उस समय मानव अधिकार की और भावना जागृत हुई कि एक मंच होना चाहिए जो मनुष्यों के अधिकारों को क्या हो, मनुष्य के अधिकारों के प्रति एक संगठन बने और उन अधिकारों की क्या करे? रक्षा करे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव के मूल अधिकारों की घोषणा की गई। यानी 10 दिसंबर 1948 कहाँ यहाँ से शुरुआत हुआ था, यहाँ से घोषणा हुई। फिर धीरे धीरे अनेक देश में राजाओं का शासन था, वो अंत होता गया और नागरिक को अधिकार मिलते गए और तब जाके प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव के मूल अधिकारों की घोषणा की गई। जैसे मानव के क्या क्या मूल अधिकार है? जीवन जीने के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन जीने से लेकर स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ है कि नागरिकों को विभिन्न प्रकार के सुरक्षा का अधिकार और रोजगार के अधिकार, सभी प्रकार के अधिकारों की बात की गई इस घोषणा पर।
ठीक। और इनकी निगरानी के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव के मूल अधिकारों की तो घोषणा की गई थी, जीवन जीने से, स्वतंत्रता से, अभिव्यक्ति, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, सभी प्रकार के अधिकार हैं। इन अधिकारों के लिए देखने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसको बोलते हैं मानव अधिकार आयोग, जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक बॉडी है, देश में भी एक बॉडी है, राज्य के अंतर्गत एक बॉडी है, जिला के अंतर्गत भी एक बॉडी है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की घोषणा एक बॉडी बनाई गई। और इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का ये काम होता था कि वो मानव के जो अधिकार है उनके प्रति, मानव अधिकारों के प्रति क्या है, देखरेख करे और उन्हें सही प्रकार से अधिकार दिलाए। और जब हम बंदीगिरी की बात कर रहे हैं, ठीक, जेल में जैसे शुरुआत में बता दिया कि जेल में बहुत सारे लोग रहते हैं, जेल कैदी रहते हैं, वहां पे जानते हो जेल शब्द सुन के आता है कि उन्हें बहुत प्रकार के शोषण अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। तो इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घोषणा हुई, उन घोषणाओं में हम आज मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे और इनके संदर्भ में देखेंगे बंदीगिरी के संदर्भ कि जेल व्यवस्था में किस प्रकार मानव अधिकारों की संरक्षण हुआ और कौन कौन से तथ्य हैं जो इनके परिप्रेक्ष्य में हैं। तो मुख्य बिंदु को पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। 30 धारा है। पहला है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र अधिकार एवं प्रतिष्ठा सम्मान पाने का अधिकार, यानी जो मनुष्य जन्म लेता है, जन्म से ही वह क्या है, समान अधिकार, स्वतंत्र अधिकार और समान प्रतिष्ठा पाने का अधिकार, पूरी तरह से अधिकार। हर व्यक्ति को जन्म से ले स्वतंत्र अधिकार है, प्रतिष्ठा, समान रूप से प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है। भेदभाव के बिना अधिकार एवं स्वतंत्रता, यानी भारत देश के संदर्भ जैसे विभिन्न जाति रहते हैं, जाति, जन्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव रहित अधिकार एवं स्वतंत्रता की बात की गई थी इसके धाराओं के अंतर्गत, यानी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को सभी अधिकार मिले। उसके बाद है व्यक्ति कानून के अधीनस्थ, यानी प्रत्येक व्यक्ति कानून से कोई बड़ा नहीं होगा, सबके लिए कानून समान है और कानून सुप्रीम है, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, इस घोषणा में मुख्य बिंदु। उसके बाद कानून भंग करने वालों को न्यायालय में संरक्षण। देखोगे इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कोई ज्यादा ये होगा कि जैसे कोई हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद भी उनका केस कोर्ट में चला जाता है। एक नहीं कि पहले राजा महाराजा जमाने में उसकी हत्या कर दे तो सीधा उनकी सजा मौत की सजा मौत था, ऐसा नहीं है। उन्हें न्यायालय के द्वारा क्या जाता है, संरक्षण मिलता है कि वहां पे वो अपने भाव व्यक्ति विचार प्रकट कर सकता है, क्या हुआ क्या नहीं। इसी के तहत देखो कि बहुत लोग छूट भी जाते हैं प्रोबेशन और पेरोल के तहत, जिनका व्यवहार उधर जाता है क्योंकि वो परिस्थितिवश कुछ हत्या या कोई क्राइम किया रहता है। तो यही है कि कानून भंग करने वालों को न्यायालय में संरक्षण का भी पूरा अधिकार है इनके तहत। उसके बाद है खुले में सुनवाई का अधिकार, यानी एक कोर्ट में जब कोई न्यायालय द्वारा सुनवाई होता है वो खुले में सुनवाई हो, ना कि एक बंद कमरे में क्या हो रहा है, कैसे सुनवाई हो रहा है, तो उन तथ्यों को खुले में सुनवाई का पूरा अधिकार इस घोषणा पत्र में किया गया। उसके बाद सीमा के भीतर व्यक्ति के आवास एवं निवास, यानी हर कोई व्यक्ति हो, किसी राज्य हो, देश हो, उनके सीमाओं के अंदर रह सकता है, आवास बना सकता है और निवास कर सकता है। उसके बाद व्यक्ति अपराध सिद्ध न होने पर निर्दोष का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, अपराध करने के बाद देखोगे पहले उन्हें संदेह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तक कि व्यक्ति को अपराध सिद्ध ना हो, यानी न्यायालय में पेश करेंगे, न्यायालय उन्हें दोषी मानेगा, दोषी बने पर सजा देगा, तब तक उससे पहले व्यक्ति को क्या माना जाएगा, निर्दोष। ये नहीं कि जैसे हो गया निर्दोषी हो सजा है, देखोगे संदिग्धों को ले जाते हैं, फिर गलत नजरों से देखते हैं। इसलिए मानवाधिकार द्वारा ये भी धारा इंगित है कि व्यक्ति को अपराध सिद्ध न होने तक निर्दोष माना जाए। जब अपराध सिद्ध होगा तो वो दोषी तो है ही, लेकिन उससे पहले क्या माना जाए, निर्दोष माना जाए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मत, विचार और अभिव्यक्ति की पूरी आजादी इस धाराओं के अंतर्गत दी गई। उसके बाद है शिक्षा। देखोगे जेल में रहते हुए 5वीं की परीक्षा, 8वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, BA की परीक्षा सब देते हैं, यानी हर कैदी को भी इस ह्यूमन राइट बंदीगिरी प्रबंध के अंतर्गत पढ़ रहे तो शिक्षा देखोगे तो कॉलेजों में देखोगे बहुत सारे
कैदी को पुलिस लेके आ जाती है, परीक्षा देते तक वो बैठे रहते हैं, उसका परीक्षा देके चले जाते हैं। तो कभी पेपर में पढ़ते होंगे 9वीं की 5वीं परीक्षा पास की, 10वीं परीक्षा पास की, 8वीं परीक्षा पास की, BA की परीक्षा पास की। तो ये सभी प्रकार की सुविधाएं, ये नहीं कि वो जेल में रहे तो वही जेल में बंद होकर ना रहे, उन्हें शिक्षा का भी पूरा अधिकार है। उसके बाद पारिश्रमिक देखोगे मेहताना मिलता है। व्यक्ति हर दिन काम करता है, जेलों में जो जाते हैं उन्हें काम करते हैं, उसके तहत मेहताना मिलता है। जो भी काम करते हैं उस मेहताना को रखते हैं कि इतना रुपये कमाए, जब बाहर आते हैं तो उनका मेहताना पूरा दिया जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक क्रियाकलाप, यानी जेलों में रहते हैं व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने की पूरी आज़ादी है। जैसे भारत में विभिन्न जाति धर्म समुदाय हैं, ठीक है, तो उसके तहत कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई नमाज अदा कर रहा है, कोई यीशु की प्रार्थना कर रहा है, तो इस प्रकार की क्रियाकलाप करने की भी पूरी आज़ादी है। तो ये था कि मानव समाज अत्याचार तो पीड़ित है, लेकिन जो मानव अधिकार है लोगों के मूल अधिकारों के प्रति सचेत रहता है। जहाँ कहीं भी मानव के मूल अधिकार नहीं मिलती उसके लिए उसको आवाज उठाने में आगे रहते हैं। उस संदर्भ में हम लोग बंदीगिरी की बात कर रहे हैं। तो बंदीगिरी में प्रबंधन के तहत ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो हर बंदीगिरी में रह रहे व्यक्ति के लिए ये प्रावधान लागू है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म।